बंजर है वो ज़मीन जहाँ कविता कवि नहीं है, मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आप 24/7। मैं हूँ समीर तिवारी और 10वें लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ जो है वो आफ्ट यूनिवर्सिटी में हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं स्मिता मिश्रा मैम। बहुत स्वागत मैम आपका यहाँ पे। नमस्कार। धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं साहित्य की। साहित्य मेरे ख्याल में एक ऐसा औजार है जो पूरे समाज को बदलता है, एक संवेदनशीलता जो है वो समाज में लाता है। मैम, आपके हिसाब से साहित्य जो है उसे आसान शब्दों में अगर हमारे जो दर्शक हैं उन्हें समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? देखिए, साहित्य औजार नहीं है। औजार का इस्तेमाल होता है कोई काम पूरा करने के लिए, जब हम एक टूल के तौर पे। साहित्य औजार को अगर हम उसका नियरेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो आप उसको टूल कह सकते हैं। टूल यानी कोई ऐसा एक उपकरण जिससे आप अपना काम पूरा करते हैं। साहित्य कोई गोल या कोई काम पूरा करने के लिए नहीं होता। साहित्य समाज का रिफ्लेक्शन है। ये एक आईने की तरह है, ये एक दर्पण की तरह है। समाज क्या सोच रहा है, समाज में क्या चल रहा है, समाज को। लेकिन साहित्य केवल एक आईना, और साहित्य में अंतर ये आता है कि आईने में जो जैसा है वो एज इट इज आपको सामने दिखता है। साहित्य में अंतर ये आता है कि साहित्य एक आदर्श भी स्थापित करता है। साहित्य आपको ये दिखाता है कि क्या चल रहा है, लेकिन साहित्य आपके साथ आदर्शों को भी उसमें लाता है और ये बताता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होता या ऐसा होना चाहिए तो बेहतर होगा। इसीलिए वैसे तो साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन साहित्य और आईने में, दर्पण में अंतर यहाँ आ जाता है कि दर्पण आपको केवल आपको दिखाता है कि आपके सामने जो है उसकी रिफ्लेक्शन है। साहित्य रिफ्लेक्शन से 2 कदम आगे जाता है और वो एक आदर्श भी स्थापित करता है कि ऐसा तो है मगर ऐसा होना होगा तो बेहतर होगा। और साहित्य आपके इमेजिनेशन को, आपकी कल्पनाओं को भी एक उड़ान देता है, आपकी कल्पनाओं को पंख देता है। जब एक छोटा सा बच्चा, आप उसको घर में कहते हैं कि बेटा तुम इस बारे में तुम्हें क्या लगता है, तुम 4 लाइनें लिख कर दो, तो वो कभी वो नहीं लिखेगा जो, अगर आप किसी बच्चे से कहिए कि आज तुम बाजार गए थे, तुमने बाजार में क्या क्या देखा, आकर उसके बारे में 1 पेज का पैराग्राफ लिख के दो, वो कभी हूबहू ये नहीं लिखेगा जो बाजार में हुआ। वो कहीं ना कहीं उसमें अपनी कोई बात जोड़ देगा। तो यहीं से साहित्य इसीलिए केवल दर्पण नहीं है, साहित्य आदर्श भी है और साहित्य सृजन भी है। हम जो लिखते हैं वो केवल ये नहीं लिखते जो हो रहा है, हम वो भी लिखते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे दिल में चल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए साहित्य समाज के लिए, समाज के जीवंत होने का एक सबसे बड़ा प्रतीक भी है। तो क्या मैम हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम इतिहास पढ़ें तो इतिहास, जैसे आपने बताया, तथ्यों पर होता है, लेकिन साहित्य क्या सिर्फ यही अलग है कि उसमें एक जो संवेदनशीलता है, या आपने ऐसा बताया कि समाज जैसा चल रहा है या समाज के हित के लिए जो कार्य किया जाता है, क्या उसे हम साहित्य कहेंगे? यही दोनों में डिफरेंस है? देखिए, इतिहास भी साहित्य है, ऐसा नहीं है कि इतिहास में साहित्य का एलिमेंट नहीं है। लेकिन दुखद बात यह है कि इतिहास संवेदनशीलता से लिखा जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक परंपरा यही रही है कि इतिहास को संवेदनशीलता के नजरिए से नहीं, शासक के नजरिए से हमेशा लिखा गया। जिसने राज किया उसके हक में इतिहास लिखा गया। जिन पर राज हुआ उनका थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिला, और वो भी साहित्य के रास्ते से मिला, इतिहास के रास्ते से लगभग न के बराबर मिला। तो इसीलिए आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए थी कि इतिहास में भी उतनी संवेदनशीलता हो जितनी साहित्य में है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इतिहास हमेशा शासक के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द रूलर एंड नॉट द स्टैंड पॉइंट ऑफ द रूल्ड, इस दृष्टि से लिखा गया। इसीलिए हम इतिहास और साहित्य को 2 तरह से देखते हैं। आदर्श स्थिति तो ये होती कि इतिहास और साहित्य एक ही होने चाहिए थे। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, आप ऑथर भी हैं, आप अपनी किताब के बारे में, जो टेरर है, उसके बारे में अगर कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि क्या कुछ आपके प्रेरणा स्रोत थे खुद ऑथर बनने से पहले, और इस किताब के छपने के बाद जो चेंजेस आपने अपने आसपास में देखे, ये दोनों प्लीज हमें बताएं। देखिए, मेरी किताब को पता नहीं साहित्य के आप जॉनरा में या साहित्य के जो परिभाषा है उसमें कितना लेना चाहेंगे। इट इज़ एक्चुअली प्योरली अ रिपोर्टर्स बुक।
ये एक न्यूज़, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, बिल्कुल, बाय ट्रेनिंग भी बाय चॉइस भी, और एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे मैंने इस किताब को लिखा है। अंतर सिर्फ इतना है कि डे टू डे की खबरों को लिखने के बजाय मेरी इस किताब में मैंने देखा कि देश भर में हिंदू टेरर का एक पूरा नैरेटिव चल रहा था, लेकिन उसके जो फैक्ट सामने आ रहे थे उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जो हमें खबरों में दिया जा रहा है जानकारी लिखने के लिए, वो कहीं ना कहीं इट वाज नॉट एडिंग अप, उसमें कुछ ना कुछ गैप्स नजर आ रहे थे, कन्विंसिंग नहीं था। तब मैंने उस पूरे मुद्दे को पूरा इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पूरी जो एक कंस्पिरेसी तैयार की गई थी, और उसमें किस तरह से देश के एक देशभक्त, एक कट्टर देशभक्त, एक पैट्रियट, एक डेकोरेटेड अवार्ड विनिंग आर्मी ऑफिसर को इस पूरे मसले का फेस बना करके पेश किया गया। 9 साल उन्होंने जेल में काटे। आज भी वो हर रोज सुबह से शाम तक अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। बार बार कहा जाता है कि बस अब केस खत्म होने वाला है, लेकिन मुकदमा चलता रहता है। उनके साथ क्या हुआ, उनके परिवार के साथ इन 9 सालों में क्या हुआ, क्या कंस्पिरेसी थी, क्यों कंस्पिरेसी हुई, इस सब की पड़ताल करके मैंने अपनी किताब लिखी है। इसलिए मैं कहती हूँ इट इज़ अ रिपोर्टर्स बुक। आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट शुड बी डिफाइंड एज लिटरेचर, बट इट इज़ अ गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स। मुझे 4 साल लगे इस पुस्तक के पड़ताल करके इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन को एक किताब का रूप देने में। उसी बीच में देश में कोविड महामारी की चुनौती भी हमारे सामने आ गई, और ये मुद्दा इतना सेंसिटिव था, आतंकवाद का मुद्दा था, टेरर का केस था, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं था। जो लोग कर्नल पुरोहित के साथ पूरी जिंदगी थे वो भी इस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। तो बहुत परेशानियों से सारे दस्तावेज इकट्ठा करके, सारे वो करके, ऑफ रिकॉर्ड भी बात करने को कोई तैयार नहीं था, ऑन रिकॉर्ड तो खैर सवाल ही नहीं है। तो ये सब करके करीब 4 साल का समय मुझे लगा। कोविड ने मेरी ट्रैवलिंग को भी लिमिट कर दिया। इस केस से जुड़े लोग जो हैं वो भारत के अलग अलग कोने में फैले हैं, तो उनसे जाके मिलना, तो ये सब कुछ किताब आई। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब तक ये किताब छपी तब तक किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं आई। बिल्कुल, क्योंकि भले मुझे इसको लिखने में समय लगा, कारण ये था कि शायद अधिकांश मेरी और मेरी पब्लिशर को छोड़कर किसी को पता ही नहीं था कि मैं इस विषय पर किताब लिख रही हूँ। लेकिन जैसे ही किताब लॉन्च हुई उसके बाद मुझे और मेरी पब्लिशर को जिस किस्म के हमें थ्रेट्स आए, जिस किस्म का हमारे ऊपर हमले हुए, जिस किस्म की धमकियाँ आई, मेरी पहले मुझे और फिर मेरी पब्लिशर को, यहाँ तक कि इस पुस्तक की जो फॉर्मल लॉन्चिंग पुणे शहर में होनी थी, इस पर मुकदमा किया गया। और जिस दिन किताब की लॉन्चिंग थी उस दिन लगभग 250 से 300 लोगों को पुलिस को हिरासत में लेना पड़ा, क्योंकि वो पुस्तक की लॉन्चिंग नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने घेराव कर लिया था वेन्यू का। तो किताब लिखने में जो परेशानियां आई उससे ज़्यादा परेशानी किताब छपने पे आई। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने इन सारे बातों के बावजूद किताब को खरीदा, उसको पढ़ा, अपने मित्रों को शेयर किया। और इस देश में सर्विंग और रिटायर्ड सेना के लोग, तीनों सेनाओं के बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरी किताब नहीं पढ़ी है। बिल्कुल, अधिकांश ने अंग्रेजी में पढ़ी है, कुछ लोगों ने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा है, और मराठी बोलने और पढ़ने वाले लोगों ने इसका मराठी अनुवाद भी पढ़ा है। तो मुझे बस इतनी खुशी है कि सारे प्रयासों के बावजूद इस किताब को पढ़ा जा रहा है, आज भी पढ़ा जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते देहरादून में एक कार्यक्रम था, एक इवेंट था आपके जैसा ही 3 दिन का, वो भी एक कॉन्क्लेव था, जिसमें मैं कुछ चुनिंदा अपने पुस्तक की कॉपियां ले गई थी और वो 15 मिनट में बिक गई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी पब्लिशर को अफसोस हुआ कि काश हमने 10-20 कॉपियां भेजी होती, क्योंकि जितने लोग उस हॉल में थे सबको ये किताब मांग रहे थे। तो इसीलिए दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब आप कुछ सोच के कोई काम को अपने हाथ में लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट करने वाले लोग भी होते हैं। हालांकि ये सब मैं आज कह रही हूँ, कहना आसान है। बिल्कुल, जब मैं किताब लिख रही थी तब तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अगर कोई भी ये किताब ना पढ़े, एक बायर भी ना हो, लेकिन वो जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स दबा दिए गए हैं,
वो फैक्ट्स मैं मरने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले अगर एक किताब की शक्ल में मैं दे जाऊं तो आपकी पीढ़ी के लोग जो हैं उनको ये पता चलेगा कि इस पीरियड में देश में क्या चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे थोड़ी समय की पाबंदी है, पर एक आखिरी चीज़ आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जैसे हम भी कभी ऑन फील्ड जाकर डॉक्यूमेंट्री लेट्स से बनाते हैं या खुद लिखने की कोशिश करते हैं। बाय द वे माय बुक इज प्रैक्टिकली अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स। बिल्कुल, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि उस वक्त जैसे आपने बताया कि काफ़ी थ्रेट्स आते थे, ये चीज़ हमारे साथ भी होती है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, आपने कुछ ऐसा आपने विषय ले लिया है जो कि बहुत ज़्यादा अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो उस चीज़ से एक विद्यार्थी के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ कि उस चीज़ से कैसे निपटें, और अंत रिजल्ट मुझे भी ये चीज़ पता है कि मेरी संतुष्टि के लिए कम से कम मैं इस समाज के लिए कुछ छोड़ कर जाऊँ, मेरे लिए ज़रूरी है, पर उस वक्त तो समाज का डर और ये सारी चीज़ों से थोड़ा आगे कैसे बढ़े मैम, ये आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा। देखिए, इसमें कुछ सिद्धांत की बात है और कुछ टैक्टिकल चीज़ है। टैक्टिकल चीज़ ये होती है कि उस समय उस परिस्थिति से आप कैसे डील करोगे। सबसे पहली चीज़ जो है, और इसको गांठ बांध लीजिएगा, सबसे पहली चीज़ है गुस्सा नहीं होना। और ये बहुत स्वाभाविक होता है कि जब आप पे कोई हमला करता है, जब आप कोई अच्छा काम करने जाए तो गुस्सा तो आएगा। उस समय याद रखना कि गुस्सा नहीं होना है। जो आपको रोक रहा है या आप पे हमला कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ बैठा हुआ है, उसके मन में कोई बात बैठी हुई है जिसके कारण वो आपको रोक रहा है। तो पहले तो हो सकता है उसकी गलती भी ना हो सकता है उसके मन में कुछ ऐसा डाल दिया गया हो। तो इसीलिए उसमें थोड़ा धैर्य से काम लेना है, पेशेंस की जरूरत होती है, सोच समझ के। पहले कोशिश करनी है एंगेज करने की, उनको समझाने की कि हम जो ये कर रहे हैं, चाहे वो शूट है, चाहे राइटिंग है, या डॉक्यूमेंट्री है, या कोई लाइव है, कुछ भी, पहले जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे बात करने का प्रयास करना चाहिए, उनको एंगेज करना है कि हम क्यों कर रहे हैं, उसको समझे। और आप उनसे पूछेंगे वो और हमारे उसके खिलाफ कब तक भागोगे। बिल्कुल, रोज होगा, कब तक कहाँ भागोगे। ये रोज इस प्रोफेशन में रहना है तो ये रोज होगा, नहीं तो छोड़ दो ये प्रोफेशन। अभी शुरुआत है, अभी आपके पास एज है, अब मैं तो पीछे नहीं जा सकती, मेरे पास तो चॉइस नहीं है, आपके पास अभी समय है भागने का। तो पहले उनको एंगेज करिए कि भाई हम जो कर रहे हैं उसका मकसद ये है, आप बताइए कि आपको आपत्ति क्या है। हो सकता है उसको ऐसी कोई आशंका हो जो है ही नहीं, तो पहले तो एंगेज करिए, उनसे बात करिए। देयर इज नो ऑप्शन टू डायलॉग, बिल्कुल, डायलॉग इज द ओनली ऑप्शन। फिर भी अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, उस केस में आपको उस समय जज करना है कि क्या करना है। हो सकता है थोड़ा समय दीजिए, उनको भी बात समझ आएगी, मामला ठंडा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको भी अपने काम में कुछ एडजस्टमेंट करना हो सकता है वो जो कह रहे हैं उसमें भी कोई दम हो। बिल्कुल, उनकी बात भी सुनिए। और सबसे बड़ी बात ये कि कभी मन में तय करके मत जाइए, प्री डिटर्मिन्ड थॉट से मत जाइए कि मैं ये विषय पे डॉक्यूमेंट्री बनाना हो तो उसमें मेरी स्क्रिप्ट यही होगी। हो सकता है वहां जाकर पता चले कि स्क्रिप्ट कुछ और है। तो स्टोरी घर में लिख के, घर में स्टोरी लिख के उस स्टोरी के मुताबिक शूट करने मत जाइए। शूट करके देखिए स्टोरी क्या है। दिक्कत है हमारी ये है कि हम घर में स्टोरी तय कर लेते हैं। बिल्कुल, घर से स्टोरी तय करके मत जाओ, वहां जाके देखो स्टोरी क्या है। मैम, क्योंकि मैं आगे खुद डॉक्यूमेंट्री बनानी है, आपने जो जितनी भी सलाह दी हैं उससे मैं सच में अपने तो डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है कि आप लोग पहले ही स्क्रिप्ट फाइनल कर लेते हो, फिर चाहते हो कि वहां पे शूट स्क्रिप्ट के मुताबिक हो, जो कि वैसा हो, लेकिन ग्राउंड में ये चीज नहीं हुई तो क्या करोगे। बिल्कुल। आप दुनिया को झूठ दिखाओगे, वो दिखा नहीं सकते। ऑलवेज गो टू द शूट विद एन ओपन माइंड। वाह वाह, ये थी हमारे साथ स्मिता मिश्रा मैम, और भी बहुत से ऑथर्स से आपको मिलवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन तनीषा के साथ समीर तिवारी, AFT 24/7।